तो ये जो वो समाज था जिसको मतलब है ना, चाहे वो रिश्ते नाते करने की बात थी, चाहे मतलब अपनी बेटी का रिश्ता एक नाई के हाथ में दे देता था, जाओ आप जिसको पसंद करके और आप शादी कर दो। तो इससे ज़्यादा अपनी बेटी से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी का सत्ता से बाहर जाने का भी मैं समझ सकता हूँ कि शायद ही ये भी रहा हो कि जो उसका मूल वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं जो है वो झांसे में आ गया या भ्रमित हो गया, जिसके कारण उसने बीजेपी को वोट किया। लेकिन अब वो जो समाज है, वो जो वर्ग है, वो अच्छी तरह से समझ चुका है। जब 5% वाले लोगों को 2 मंत्री 9.5 साल तक मुख्यमंत्री बनाया। अब देखो, सबका अपना अधिकार है, उनको बनाया, अच्छी बात है। 5% 6% वैसे समुदाय है, उनके भी 2 मंत्री हैं, 1 स्पीकर है। जाट समुदाय के पहले 5 मंत्री होते थे, अभी 3 बनाए हैं। लगभग 23 से 25% माना जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी आबादी रखता है, 32% आबादी रखता है अति पिछड़ा वर्ग, जिसमें लगभग 72 जातियाँ हैं, उनको कोई हिस्सेदारी नहीं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसके अलावा भाई जिस प्रकार से ये हफ्ता वसूली में कांग्रेस पार्टी सीधी आरोप लगाती है, भाई क्या नाम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ये तो है ना सीधा हफ्ता वसूली है। ये चंदे का धंधा जो है वो धंधा दिलवाने के लिए है। ये चले जाएंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, तब इनके कच्चे चट्टे सामने आएंगे। और मैं समझता हूं कि जनता अब समझ चुकी है कि इनके बहकावे में नहीं आने वाली। भारतीय जनता पार्टी विकास में बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं देती। वो सिर्फ है ना मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी हरकतें करती है, वो चाहे कुछ भी बोल। आज अनिल विज नाराज है, आज राव इंद्रजीत सिंह जी नाराज हैं, आज कई क्षेत्र में उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, कई क्षेत्र के लोगों को, कई जिले के लोगों को, वो नाराज हैं। आज अति पिछड़ा वर्ग नाराज है, जो उस पार्टी में अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोग हैं। लेकिन उनका प्रश्न कोई नहीं पूछेगा। योगी की योग्यता, सादगी और व्यवहार, ना पार्टी बदली, ना नेता, ना बदला विचार। और दूसरा एक और नारा हल्के की जनता ने दिया है। और मैं दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। आज हिसार जिले के हांसी में मौजूद हैं और पूर्व में मेरे साथी रहे हैं, अक्सर बात होती रही हैं। आज सौभाग्य मिला भाई से बात हो। और कांग्रेस के अगर नेक्स्ट एमएलए कहूँ, भावी एमएलए कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ये चर्चाएं हैं, लोग इनको एमएलए साहब कहकर ही बुलाते हैं। और योगी नाई मारा बाई, इस तरह के स्लोगन्स जो हैं दीवारों पे अक्सर आपको हांसी एरिया में मिल जाएंगे। तो कुछ सवाल कर लेते हैं और जानते हैं कि इनके दिल में क्या है, जिसको लेकर ये लोगों के बीच जा रहे हैं, किस मुद्दे पे ये इलेक्शन फाइट करेंगे अगर इनको टिकट मिलती है तो। भाई नमस्कार। और कैसे हैं योगी भाई? बहुत बढ़िया। चलो आज आपको ना एक नई भूमिका में आपसे बात करने का अवसर मिला। आपसे पहले बात होती रही, लेकिन जिस प्रकार से एक पत्रकार का एक सामने बैठ के बात करना मुझे अच्छा लगा। और आपके प्रथम गुंज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। योगी जी, फिलहाल वैसे बात तो खैर लोकसभा की चल रही है, लेकिन आप तैयारी ठोक रहे हैं एमएलए साहब की, तो क्या कहेंगे आप, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के भाई बीच जा रहे हैं? तैयारी की तो जहाँ तक बात है, हम तो है ना पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, कि उन्होंने अपने एक परिवार के बच्चे की तरह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस योगेंद्र योगी को एक छोटे से गांव में छोड़ भरते हुए, मेरे मेहनत और मजदूरी का काम करता था, उसको योगेंद्र योगी बना के हरियाणा केस कला में कौशल विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया और राज्य मंत्री का स्टेटस देकर मेरे को अनुग्रहित किया। और देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है ना, वो सही रूप से अगर देखा जाए तो वो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। जब मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मिला तो मैंने उनको कहा कि जी
मैं चाचा जी बोलता हूँ, चाचा जी इस तरह एक है ना जो प्रजापति समाज के लिए बोर्ड बनाया है केस का, ये मिट्टी कला बोर्ड, ये हमारे समाज के लिए भी बना दो। तो हुड्डा साहब ने ना एक बार भी उनके मन में ऐसा नहीं आया, बोले कि हाँ आप भी अपने समाज को लेके आइए और कुछ उसका कोई कागज पत्र हो तो बताइए, हम बना देंगे, कोई बात नहीं है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं समाज के लोगों को लेके गया तो हुड्डा साहब ने ये हरियाणा केस क्लाइम कौशल विकास बोर्ड बनाया और उसका चेयरमैन भी इस आपके भाई को, आपके दोस्त को बनाने का काम किया। तो मतलब ये सोच की बात है भाई, किस तरीके से जो शोषित और वंचित जातियां हैं उनको राजनीति में भागीदारी देने की बात के माध्यम से किया है। और दीपेंद्र हुड्डा जी भी अपने भाई की तरह मुझे हमेशा से ही प्रेम करते हैं, चाहे सम्मान की जहाँ तक बात है, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि भी इतना प्रेम जो है उस परिवार से मुझे जो मिला है। तो मतलब मुझे महसूस नहीं हुआ कि भी मैं अपने परिवार में जाता हूँ या किसी नेता के पास जाता हूँ। जी, जब नाई शब्द पॉलिटिक्स में जब याद आता है ना तो मुख्तार नाई का नाम खासकर ध्यान में आ जाता है, जहन में आ जाता है, क्योंकि देवीलाल उप प्रधानमंत्री होते हुए भी उसके यहाँ चाय की दुकान पे रुकते थे और बहुत ज़्यादा प्यार उसको खासकर जो इनेलो के नेता थे वो बहुत ज़्यादा करते थे। देवीलाल जी कोई छोटी शख्सियत नहीं रहे, बहुत बड़ा नाम उनका रहा है। तो आज मतलब कांग्रेस के मुख्तार नाई कहा जाए आपको? देखिए वो तो चलो आपका प्यार प्रेम है। देखो नाई जो समाज है ना, न्यायी शब्द से बिगड़ा हुआ शब्द है जी। न्यायी से नाई शब्द जो है वो आया था, और न्यायी का मतलब जैसा कि न्यायी शब्द से आप समझ रहे हैं न्याय करने वाला। और जब आज से अगर हम कुछ साल पहले के अगर हम बात करें तो ये जो वो समाज था जिसको मतलब है ना, चाहे वो रिश्ते नाते करने की बात थी, चाहे मतलब अपनी बेटी का रिश्ता एक नाई के हाथ में दे देता था, जाओ आप जिसको पसंद करके और आप शादी कर दो। तो इससे ज़्यादा अपनी बेटी से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो काम भी अगर नाई करता था तो मैं ये समझता हूँ कि नाई जो समाज है वो एक बहुत ही विश्वसनीय समाज है, और दूसरी तरफ से एक बहुत ही निष्ठावान समाज है। और नाई समाज की जो पहुँच है ना वो सभी समाजों में 36 बिरादरी के साथ चूल्हे तक पहुँच रखता है। दोस्तों आपको बता दूं कि लगभग पिछले 2 दशकों से एक्टिव पॉलिटिक्स में योगी भाई हैं और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं और अक्सर इनका मिलना जुलना होता रहता है। वो वीडियो के जरिए आप देख भी रहे होंगे, स्क्रीन पे हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं। तो राहुल के बारे में कुछ एक सवाल कर लेते हैं। राहुल गांधी के आप करीबी रहे हैं? नहीं तो करीबी तो मैं नहीं कह सकता। खैर मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का कि उन्होंने जब भी हम बैठ के चर्चा करते थे, पिछड़ा वर्ग के बारे में चर्चा करते थे, बीसी और बीसीबी समाज में कौन सी जातियाँ वंचित हैं, आज भी आगे नहीं आ पाती हैं, तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि आप भी अपना एक डेलीगेशन लेके राहुल जी से मिलिए, राहुल जी के सामने भी रखिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का कि उन्होंने राहुल जी से मिलवाने का काम किया। और जब हम राहुल जी के पास मिले, राहुल जी के सामने हमने अपने समाज की बातें रखी कि किस प्रकार से आज ये जो जातियां हैं ये शोषित हैं, वंचित हैं, इनको राजनीति में आज तक भी कोई भागीदारी नहीं है। तो राहुल जी ने अभी जो इससे भारत जोड़ो यात्रा की थी पहले, उस वक्त भी हमने अपनी बातें रखी थी। और जब उसके बाद अभी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, मैं धन्यवाद करता हूँ। उस न्याय यात्रा में ओबीसी के मुद्दों को राहुल जी ने प्रमुखता से उठाया और उसमें 5 न्याय की बात करी उन्होंने। उसमें पहला था श्रमिक न्याय था, नारी न्याय है, युवा न्याय है और किसान न्याय है, और जो 5वां न्याय की जिसकी बात कर रहे थे भागीदारी न्याय, यानी कि जिन जातियों को, जिन अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आज तक राजनीति में भागीदारी नहीं मिली, उनको कैसे भागीदारी दी जाए। और जब मैं राहुल जी से पहले मिला था तो हमने ये बात रखी थी, तो मैं मतलब अभिभूत था इस बात के लिए जब मैं 1 महीने बाद एक बैकवर्ड तालकटोरा स्टेडियम में बुलाया गया था। और उस तालकटोरा स्टेडियम से जब राहुल जी ने अपनी स्पीच रखी तो जो मैंने उनके सामने बात रखी थी, तो राहुल जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये तो अति पिछड़ा वर्ग है, जो मतलब हाथ का काम करने वाले जो लोग हैं, इस देश के निर्माण में इस वर्ग का सबसे बड़ा योगदान है। और इसके लिए
हम बैंक के दरवाजे भी खोलेंगे। उन्होंने स्पेशल नाम लिया कि जैसे बढ़ई समाज है, जांगड़ा समाज है, फर्नीचर का काम करता है, छिंपी समाज है जो दर्जी समाज है, वो सिलाई का काम करता है। अगर ये बड़े उद्योग लगा कर अगर काम करे, क्योंकि ये वंशानुगत का अपने काम में मतलब बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं उसको, जैसे आज जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो मैं इन जातियों को अनपढ़ इंजीनियर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जब अपने बाप दादाओं से ये काम सीखते आए हैं। तो राहुल जी ने कहा कि अगर इनके लिए बैंक के दरवाजे खोले जाएं तो आज जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको भी ये फैल कर सकते हैं, क्योंकि इनका तो काम ही ये था। इसके अलावा राहुल जी ने कहा कि भी मैं सत्ता के दरवाजे भी इस वर्ग के लिए खोलने का काम करूंगा, चाहे वो विधायक की बात हो, चाहे वो राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो। वो मुझे उम्मीद है कि राहुल जी, और जब मैं 1 महीने बाद जब ये प्रोग्राम के बाद में मैं मिला तो राहुल जी ने कहा कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तो मुझे खुशी है कि हमने जो बात रखी थी आज राहुल जी, चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, चाहे वो हिस्सेदारी न्याय की बात हो, हिस्सेदारी देने की बात हो, और उन्होंने एक नारा भी दिया है कि जितनी आबादी उतना हक जी। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इसकी ओर ध्यान दे रही है, और कांग्रेस पार्टी का सत्ता से बाहर जाने का भी मैं समझ सकता हूँ कि शायद ही ये भी रहा हो कि जो उसका मूल वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं जो है वो झांसे में आ गया या भ्रमित हो गया, जिसके कारण उसने बीजेपी को वोट किया। लेकिन अब वो जो समाज है, वो जो वर्ग है, अच्छी तरह से समझ चुका है कि हमारा सही में कौन भला कर सकता है और कौन वो लोग हैं जो आपको वोट के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आपने हरियाणा का परिदृश्य देखा, मैं हरियाणा का थोड़ा जिक्र करूं। अभी उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को बदल करके और नायब सिंह सैनी जी को बना दिया। चलो, हमें अच्छी बात है, खुशी की बात है, हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन ये मुखौटा बदलने से ओबीसी वर्ग जो है वो अब सब कुछ जान चुका है। और मैं पूछना चाहता हूँ, जब 5% वाले लोगों को 2 मंत्री 9.5 साल तक मुख्यमंत्री बनाया, अब देखो सबका अपना अधिकार है, उनको बनाया, अच्छी बात है। 5% 6% वैसे समुदाय है, उनके भी 2 मंत्री हैं, 1 स्पीकर है। जाट समुदाय के पहले 5 मंत्री होते थे, अभी 3 बनाए हैं, लगभग 23 से 25% माना जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी आबादी रखता है, 32% आबादी रखता है अति पिछड़ा वर्ग, जिसमें लगभग 72 जातियाँ हैं, उनको कोई हिस्सेदारी नहीं जी। बड़ी ये सिर्फ और सिर्फ है ना, बीजेपी का हमेशा से ये षड्यंत्र रहा है। एक तो आरक्षण खत्म कर दिया धीरे धीरे, चाहे वो क्रीमी लेयर की बात हो, चाहे वो ये कौशल निगम में जो नौकरियां, जो कच्ची नौकरियां ले रहे हैं, इसमें भी कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं। ये धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। जिस प्रकार से इनके सांसद विधायक बोलते हैं कि हम संविधान बदलेंगे, तो मैं इनके चेताना चाहता हूँ। जैसा कि इनके एगड़े जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि भी 400 सीट इसीलिए हम मांग रहे हैं ताकि हम संविधान बदल सकें। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और संविधान की तरफ जो है उंगली भी नहीं उठाने देंगे। संविधान की बात आपने की, एक और मुद्दा मुझे ध्यान आ रहा है। ईवीएम को लेकर राहुल गांधी जी अक्सर सवाल उठाते रहे हैं, और भी जो आपके बड़े लीडर्स हैं वो हमेशा उठाते रहते हैं। ईवीएम को लेकर क्या लगता है आपको, गड़बड़ियां सच में होती हैं कि ये? देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। अभी 1 महीने से जो है वो कांग्रेस पार्टी के सारे जो अकाउंट हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। और अभी आपने चुनावी बॉन्ड का जो मामला उभर के आया, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई SBI को कि आप लोग है ना हमें एफिडेविट दीजिए और बोलिए कि हमने कुछ नहीं छिपाया। तो इतना करोड़ों रुपए का जो कंपनियां 200-300 करोड़ की कंपनियां साल का टर्नओवर था उनका, वो 500 करोड़ रुपये चंदा दे रही हैं, कहाँ से आ गया? और इसके अलावा पाकिस्तान की कंपनियां चंदा दे रही हैं, चाइना की कंपनियां चंदा दे रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसके अलावा
भाई जिस प्रकार से ये हफ्ता वसूली में कांग्रेस पार्टी सीधी सीधी आरोप लगाती है, भाई क्या नाम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ये तो है ना सीधा हफ्ता वसूली है। ये चंदे का धंधा जो है वो धंधा दिलवाने के लिए है चंदा। और देखिए पहले किसी कंपनी के ऊपर रेड की जाती है, ईडी का सीबीआई का छापा होता है, उसके तुरंत बाद जो है वो करोड़ों रुपए जो है उनको बीजेपी को चंदा आ जाता है। ये कैसे होगा संभव? ये सारा का सारा जो है ना, और पीएम केयर फंड की बात है, अभी तो पीएम केयर फंड जो है उन्होंने आरटीआई के दायरे में लेके नहीं आए, लेकिन जब ये चले जाएंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, तब इनके कच्चे चट्टे सामने आएंगे। और मैं समझता हूं कि जनता अब समझ चुकी है कि इनके बहकावे में नहीं आने वाले। जनता समझे ना समझे वो तो खैर जनता ही जानती है। एक और सवाल मेरे माइंड में आ रहा है कि आप दावा करते हैं कि कांग्रेस ये कर रही है, ये करेगी, कांग्रेस ने ये किया, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है वो तो आपको गुलाबी गैंग, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, देशद्रोह, इस तरह की संज्ञाएं देती है, इस तरह के सर्टिफिकेट्स देती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी विकास में बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ है ना मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी हरकतें करती है, वो चाहे कुछ भी बोले। लेकिन अगर इस देश के, जब ये देश आज़ाद हुआ, आज सुई से लेकर जहाज़ तक बनाने का काम आईआईटी, आईआईएम, एम्स, जितना भी जो विकास है वो कांग्रेस की ही देन है। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो जब हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल की अगर हम बात करें, चाहे वो दर्जनों यूनिवर्सिटियां बनाने की बात हो, चाहे पावर प्लांट लगाने की बात हो, 4 पावर प्लांट लगाए गए, जाड़ली, खेतड़, गोरखपुर और यमुनानगर, और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनाए गए, बहुत सारे आईआईएम, आईआईटी बनाई गई, और मतलब है ना एक एजुकेशन का हब बनाया गया हरियाणा प्रदेश को। और मेट्रो लेके आए। और अगर आप मुंडाल से आते हैं, हांसी मैम रेल लाइन जो शुरू हुई है वो दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रयास थे। या जो बाईपास हैं वो सारे दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में हुए। और उस वक्त जो कर्ज था वो लगभग 70,000 करोड़ कर्ज था, लेकिन आज 3,70,000 करोड़ कर्ज हो गया। और अब आप इन 9.5 के शासनकाल में देखेंगे तो कोई नया उद्योग नहीं आया, कोई नया प्लांट नहीं लगा, कोई नई मेट्रो नहीं आई, कोई नई रेलवे लाइन नहीं आई। तो वो पैसा कहाँ गया? कैसे बन गए इनके 5 स्टार होटलों जैसे दफ्तर? जी ये जनता एक एक पैसे का हिसाब लेगी। खैर ये बड़े मुद्दे हैं, हम थोड़ा लोकल मुद्दों पे आते हैं। आप योगी के फिलहाल हम ऑफिस में बैठे हैं और एक छोटा सा ऑफिस है और कॉल भी खुद ही रिसीव करते हैं। तो एक सीधा सा सवाल ये आता है कि बड़े बड़े मगरमच्छ जब पॉलिटिक्स में हैं, इलेक्शन फाइट करने वाले, उनके दरवाजे पे बड़े बड़े कुत्ते बंधे होते हैं, उनसे मिलना इतना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो आप कैसे सोच रहे हैं एक बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर रहते हुए आप इलेक्शन फाइट करने की, और कैसे आप अपने आप को रख पाएंगे इनके बीच में? मेरे हल्के की जनता जो है वो मुझे चुनाव लड़ाएगी, और अपने भाई को, अपने इस साथी को, अपने इस बेटे को जो है वो हर तरह से मजबूत बनाने का इस हल्के की जनता काम करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि जब जनता खड़ी हो जाती है ना तो बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो उनके सामने धराशायी हो जाती हैं। जी अक्सर एक और आरोप कांग्रेस पे लगता है कि गुट अलग अलग बने हुए हैं। शैलजा को कहीं से मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, हुड्डा साहब को कहीं से कर दिया, किरण चौधरी अपनी अलग जो है रोटियां सेक रही है। क्या कहेंगे आप? इस तरह से जनता को कैसे समझाएंगे? देखिए क्योंकि बीजेपी तो सिर्फ एक चेहरे के ऊपर इलेक्शन फाइट कर रही है। ये भाई ये है ना बीजेपी के ही सवालात हैं ये जो कर रहे हैं ना। आप आज बीजेपी के हालात पता है क्या है? उनसे कोई भी पर्सन नहीं कर रहा बीजेपी से। आज अनिल विज नाराज है, आज राव इंद्रजीत सिंह जी नाराज हैं, आज कई क्षेत्र में उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, कई क्षेत्र के लोगों को, कई जिले के लोगों को, वो नाराज हैं। आज अति पिछड़ा वर्ग नाराज है, जो उस पार्टी में अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित लोग हैं, लेकिन उनका प्रश्न कोई नहीं पूछेगा। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और राहुल गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सभी नेता अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और कांग्रेस में कोई भी किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है और सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। क्या कभी आपने देखा है शैलजा जी को कभी हुड्डा साहब के विरोध में बोलते हुए? नहीं। क्या कभी हुड्डा साहब को आपने देखा है कि शैलजा जी के खिलाफ कोई
वक्तव्य देते हुए, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत जो वो है वो बीजेपी की प्री प्लान है। और इस तरीके के सवाल जो है वो इस ब्रह्मांड में छोड़ दिए जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान भटका रहे। हांसी से अगर आपको टिकट मिलती है, हांसी से ही दावा ठोकरे ना, प्रयास है। तो हम भी छोटे से कार्यकर्ता हैं और मैं समझता हूँ कि राजनीति में हर किसी का अधिकार है मांगने का। और मुझे 25 साल के लगभग जो है वो कांग्रेस पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरी जो निष्ठा है वो मेरी शक्ति है, मेरा जो समर्पण है वो मेरी शक्ति है। देखो, दो सवाल हैं। एक तो जनता की तरफ से है कि जनता आपको वोट क्यों दे, दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस आपको टिकट क्यों दे, आपकी खासियत क्या है ऐसी? देखिए, हल्के में एक नारा आया है, योगी की योग्यता सादगी और व्यवहार, ना पार्टी बदली ना नेता ना बदला विचार। जी। और दूसरा एक और नारा हल्के की जनता ने दिया है। और मैं तो मेरा तो इतना भाई सीधी हरियाणवी भाषा में मेरा कोई जुगाड़ था ही नहीं। कुछ साथियों ने चंदा इकट्ठा करके एक छोटी सी गाड़ी का जुगाड़ कर दिया और बोले भाई आप लोग है ना, आप इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आप इसके लिए ट्राई करते हैं। मैंने कहा भाई अपना कड़ा जुगाड़ बैठा है। बोला आप जनता, हम खड़े हैं ना आपके साथ। जब हम सारे साथ में खड़े होकर संगठित होकर काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। और दूसरा जो नारा दिया था ना, वो नारा यही था कि हैसियत छोटी, भाई सब ने बेरा मैं गाँव में छोड़ भरनी आदमी हूँ और आज भी पैदल चाल्या करूँ, ठीक है भाई। हैसियत छोड़ भरने वाला बंदा बीजेपी की छोड़ भरने की तैयारी, अब प्रयास है ऐसा जी। और हल्के की जनता ने चाहा तो इसका सोड़ सी भर दें भाई। पहला तो मनु कहूँ था खट्टर की सोड़ सी भर दें, खट्टर तो पहला चादर तान गया। इब नायब सिंह सैनी है, ठीक है। और भाई यहाँ के लोकल जो हैं वो जो भी आएगा उसकी सोड़ पक्की भर देंगे, पूरा अनुभव है जी। मैं जो नारा बता रहा था ना, हल्के की जनता ने एक नारा दिया है कि भाई हैसियत छोटी, विचार बड़ा, जमीन से जुड़ा और सही के साथ खड़ा जी। अगर जनता आपको ये खूबसूरत मौका देती है, आपको एमएलए बना देती है, तो कोई ऐसा बड़ा काम जो आप प्राथमिकता के आधार पे करेंगे, कोई ऐसा मुद्दा जो आपके ध्यान में हो कि हाँ इस मुद्दे पे मैं काम करूँगा? देखिए, मेरा अपना मानना है कि मैं 5 H पर काम करूँगा जी। हेल्थ, हाइजीन, हार्मनी जी, ह्यूमन वैल्यूज, होम फॉर होमलेस। क्योंकि देखिए स्वास्थ्य का सबसे बड़ा आज का जरूरी है, स्वास्थ्य है। और फिर जो हाइजीन, स्वच्छता की जो बात थी, गांधी जी का जो नारा था, और हारमनी यानी कि एक जो भाईचारा, जो हारमनी इन डाइवर्सिटी, जो एक समन्वयता थी, जो भाईचारे में जो प्रेम था, वो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत द्वेष के कारण जो है वो दूरियां बनाई हैं, कहीं जाट नॉन जाट करके, कहीं हिंदू और मुसलमान करके। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रेम से बढ़कर कोई ताकत जो है ना वो नहीं है इस दुनिया में, और प्रेम ही वो चीज़ है जिससे हम सब जुड़ सकते हैं जी। तो आपके हलके के लोग आपको देख रहे हैं, उनको कोई खास संदेश? भाई मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने और पराये को पहचानिए। कौन वो लोग हैं जो आपको जाति धर्म में बांटकर आपके वोट हथिया जाते हैं और आपको फिर पीछे से पूछने वाला भी नहीं है कोई, और कौन वो लोग हैं जो आपके बीच में रहने वाले हैं, जो आपके अपने हैं। उन लोगों को आगे लाने का काम करिए, और जो भाईचारे के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम करते हैं ऐसी शक्तियों को पहचानिए। और कौन वो लोग हैं जो आपको अपना आपके बीच में रहने वाले हैं, ऐसे लोगों को आगे लाने का काम करें। मैं यही आपका वक्त जाया ना करते हुए एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ, मेरे ध्यान आ गया। दीपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी आप रहे हैं, और कल की ही बात है, अशोक तंवर आपकी पार्टी में बहुत वरिष्ठ नेता रहे। उन्होंने एक आरोप लगाया कि जब कांग्रेस का शासन होता था तो दीपेंद्र हुड्डा बूथ कैप्चर करवाते थे, क्या कहेंगे आप? भाई दीपेंद्र तो है ना, इतना दीपेंद्र जी के बारे में मैं ये कहूँ कि अगर उनको संत कहूँ, एक उसको लेके, तो वो कोई अतिशोक्ति नहीं है। वो इतने नरमशील स्वभाव का व्यक्तित्व रखते हैं, और उन जैसा व्यक्तित्व ना हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक अशोक तंवर की बात है, शायद ही है ना गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड होगा उनके नाम कि उन्होंने जितनी जल्दी पार्टियां मिली। अब वो, मैं एक हरियाणवी कहावत है, जड़ा दिखी तवा पर है, तरोड़े इकट्ठी सारी रात। ये तक नुका करता मुझे बीजेपी ये है, बीजेपी मनुवादी है, बीजेपी ये है, और आज वो कह रहा है कि मुझे मेरी गलती रही है, मुझे बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। और बीजेपी में एक कांग्रेस थी जो एक छोटे से सतर से उनको कहाँ तक
तक पहुंचाने का काम किया, चाहे वो NSVI के प्रधान बनाने की बात हो राष्ट्रीय, चाहे वो युवा का राष्ट्रीय प्रधान बनाने की बात हो, चाहे वो हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो, चाहे वो MP बनाने की बात हो। लेकिन वो अशोक तंवर जी आज इस तरीके से बोलते हैं, उनको मैं समझता हूं कि उनको अपने जहन में जरूर झांकना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं क्या वो अपने दिल के अंदर से बोल रहे हैं या कोई शक्तियां उनको बुलवा रही हैं। जी, तो योगेंद्र योगी जी को आपने सुना और गहरी बात इन्होंने की है और अपने दिल की जो भड़ास है वो निकालने की कोशिश की है। हांसी हल्का वासियों के लिए खास संदेश इन्होंने छोड़ा है। आप वीडियो के बारे क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। धन्यवाद।